नमस्कार मित्रों, आप सबका आप ही के अपने YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे पिछली कुछ क्लासों में, हालांकि बीच में हमने टीचिंग मेथड की क्लासें भी हमने शुरू कर ली थी। आज हम जो व्याकरण वाला पार्ट को हम लेकर के फिर से आपके सामने हाजिर हुए। काफ़ी समय से विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर व्याकरण वाले पार्ट में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। शुरुआत कर दी हमने। आज हम चौथा विकारी, हमने पिछली कुछ व्याकरण की क्लासों में विकारी तत्व पढ़े हैं। हमने पढ़ा कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, वृत्ति, पक्ष, पुरुष जिनको विकारक कहते हैं का प्रभाव पड़ता है, अर्थात ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक, काल में से कोई एक या एक से अधिक तत्व बताए जा सकते हो, निर्धारित किए जा सकते हो, ऐसे शब्दों को विकारी शब्दों के नाम से जाना जाता है। हमने पहला विकारी पढ़ा संज्ञा। वहाँ पर हमने पढ़ा कि संज्ञा के 3 विकारक होते हैं, लिंग, वचन और कारक। फिर हमने पढ़ा सर्वनाम। सर्वनाम के 2 विकारक होते हैं, वचन और कारक। फिर हमने विशेषण पढ़े। विशेषण के 2 विकारक होते हैं, लिंग और वचन। 3 विकारी हमने पढ़ लिए। आज हम चौथा विकारी पढ़ेंगे मित्रों, क्रिया। क्या है क्रिया? तो सबसे पहले कहेंगे कि क्रिया की जो व्याकरणिक स्थिति है, अर्थात शब्दों में क्रिया की जो स्थिति है, तो आप कह सकते हैं यह एक विकारी शब्दों का भेद है। यह एक विकारी शब्द भेद है। यह एक विकारी शब्द भेद है। यानी कि क्रिया क्या है साहब? की विकारी है, अविकारी है, विकारक है, यौगिक है, तो आप कहेंगे क्रिया एक विकारी शब्दों का भेद है। उम्मीद करता हूं कि अब ये विकारी क्या होते हैं सबको समझ में आया होगा। कुछ लोग जो विद्यार्थी हैं, हो सकता है पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें विकारी वाली कहानी समझ में नहीं आई है, तो मैं एक बार बता दूं। फिर भी आप पिछले जहां से हमने विकारी आरंभ किया उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने पूरा समझाया है। एक बार फिर बता रहा हूँ कि विकारी वो शब्द कहलाता है जिस शब्द का आप लिंग, वचन, कारक, काल में से कोई भी एक तत्व निर्धारित कर सकते हो। क्रिया भी हिंदी का एक विकारी है, क्योंकि क्रिया का आप काल बता सकते हो, लिंग बता सकते हो। जैसे मैंने कहा गया, तो आप कहेंगे साहब ये पुल्लिंग है। अगर मैं कहूँ कि गए, तो आप कहेंगे ये पुल्लिंग बहुवचन है, ये पुल्लिंग एकवचन है। गया तो आप कहेंगे भूतकाल है, गए ये भी भूतकाल है। जाएगा, आएगा, तो ये भी क्या है? ये क्रिया आप बता सकते हैं कि ये पुल्लिंग है, एकवचन है, भविष्यकाल है। इसका मतलब इन शब्दों के आप लिंग, वचन निर्धारित कर सकते हो, और जिन शब्दों के लिंग, वचन इत्यादि निर्धारित किए जा सकते हैं, ऐसे शब्दों को हिंदी में विकारी शब्दों के नाम से जाना जाता है। विकारी शब्दों के भेदों की संख्याएं 4 है, उसमें से 3 विकारी हम पढ़ चुके हैं। चौथा विकारी आज हम पढ़ रहे हैं, क्रिया। अब प्रश्न है कि क्रिया क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो ऐसा विकारी शब्द मित्रों जिससे किसी काम के बारे में विधान का पता चलता हो, अर्थात ऐसा। अब विधान क्या है, उसको एक सरल रूप में परिभाषित कर रहे हैं कि ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। जो करना और होना पाया जाता है वही उसका क्या कहलाता है? विधान कहलाता है। नई परिभाषा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई बार परीक्षाओं में नए शब्दों का इस प्रयोग कर लिया जाता है कि जिन विकारी शब्दों से किसी काम के बारे में विधान करते हैं वह कहलाता है। तो विधान करने का मतलब है कि ऐसा शब्द जिससे हम किसी काम के किस रूप में घटित हो रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं ना, विधि विधान से पूरा हुआ साहब, यानी कि क्या प्रोसेस है, कोई काम आपने किया, उस काम को किस तरीके से, किस वे से आपने पूरा किया, वो उसका विधि विधान कहलाता है। वही हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे शब्द अथवा ऐसे शब्दों का समूह। देखिए, केवल शब्द हो ये जरूरी नहीं है, शब्दों का समूह भी हो सकता है। जिन शब्द अथवा शब्द समूह से किसी काम के बारे में विधान करते हैं अथवा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे मैं कुछ शब्द आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे मैंने एक शब्द कहा राजेश। अब राजेश एक शब्द है, लेकिन ये ऐसा शब्द है जिससे किसी काम का पता नहीं चल रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि किसी का नाम है और किसी का नाम है, तो वो संज्ञा है, यानी कि ये विकारी है। लेकिन कैसा विकारी है? संज्ञा है, यानी इससे किसी काम का पता नहीं चला। हमने कहा वह
पता चल रहा है कि ये किसी के नाम के बदले आ रहा है, यानी कि इससे भी किसी काम के होने का पता नहीं चल रहा है। अच्छा, ये भी एक शब्द है, लेकिन ये न तो किसी का नाम है न किसी के नाम के बदला है, बल्कि इनकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी कि इससे भी किसी काम का पता नहीं चल रहा, यानी कि ये भी विकारी है लेकिन सविशेषण है, यानी कि क्रिया नहीं है। प्रश्न है कि क्रिया क्या, जैसे मैंने लिखा कि आया, इस शब्द से, यानी कि ये भी शब्द था, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, चारों ही विकारी है, लेकिन ऐसा विकारी, क्योंकि विकारी तो सारे हैं, संज्ञा है तो भी विकारी है, सर्वनाम शब्द है तो भी विकारी है, विशेषण शब्द है तो भी विकारी है, लेकिन ऐसा विकारी जिससे ये पता चले कि कोई न कोई काम हो रहा है, काम का होना पाया जाता है, इस सब से पता चल रहा है कि कोई न कोई काम हो रहा है, अर्थात किसी काम के होने के विधान का पता चल रहा है। अतः यह शब्द क्या कहलाएगा, क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना सोना, झगड़ना, लजाना, ये सारे क्या है, क्रिया शब्द है। तो हम पारिभाषिक तौर पे क्या लिख सकते हैं रे मित्रों, हम ये लिख सकते हैं कि जिस शब्द से, परिभाषा ये लिख सकते हैं, जिस शब्द या शब्द समूह, और इसमें भी आप इसको विकारी कह सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। हमने बोला था जिस विकारी, क्योंकि कई बार परीक्षक क्या होता है, ये हम लोग रटे हुए रहते हैं जिन शब्दों से, जिन शब्द से, लेकिन परीक्षक कई बार यूँ जोड़ता है कि जिस विकारी शब्द से या जिन विकारी शब्दों से। अभी नया शब्द आते ही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा रिमोट कंट्रोलर ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। भाई हमें पता होना चाहिए कि इसलिए हमने शुरू में लिखा है कि क्रिया है तो सही, लेकिन हिंदी में किस प्रकार का शब्द भेद है, विकारी शब्द भेद है। तो जिस विकारी शब्द या शब्द समूह से किसी काम के बारे में विधान करते हैं, किसी काम के बारे में विधान करते हैं, अथवा नहीं लिख करके आप दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, विधान करते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। और नई परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो हमारी पुरानी परंपरागत परिभाषा रटी हुई है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहा जाता है। यानी कि ऐसा शब्द, अभी हमने उदाहरण दे करके जैसे कहा, वापस हम दे देते, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिखा, मैंने एक शब्द लिखा राम, लेकिन राम क्रिया शब्द नहीं है क्योंकि इससे किसी काम के होने का बोध नहीं है, विकारी है लेकिन क्रिया नहीं है, क्या है, संज्ञा है। अच्छा, ये भी विकारी है लेकिन कैसा है, विशेषण है। वह ये भी विकारी है लेकिन सर्वनाम है। लेकिन हमने कहा आएंगे, ये आएंगे शब्द से किसी काम के होने का पता चल रहा है, अतः यह शब्द क्रिया के नाम से जाना जाता है। समझे मित्रों कहानी। अब अगली बात आती है धातु रूप। जहाँ जहाँ क्रिया शब्द का अध्ययन होता है मित्रों, वहाँ वहाँ धातु शब्द का अध्ययन करना भी अति महत्वपूर्ण होता है। ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण होती क्योंकि आगे चल करके हम क्रियाओं के रूप परिवर्तित करेंगे, उनके जब काल बदलते हैं तब उनके कृदंत बदले जाते हैं, अथवा यौगिक क्रियाएं जब हम बनाएंगे आगे चल करके नए नए भेद हम पढ़ेंगे, वहाँ धातु शब्द का जिक्र होता है। कभी कभी परीक्षाओं में धातु शब्द की सीधे सीधे परिभाषा पूछ ली जाती है, और धातु वाली कहानी जब आप प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्येक का प्रकरण जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ इसके बहुत ही ज़्यादा जरूरत वहाँ होती है, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत और एक तद्धित। कौन सा प्रत्यय कृत है, कौन सा तद्धित है, ये सब कुछ डिपेंड उसी पर ही करता है कि क्या वो जो प्रत्यय जुड़ रहा है वो धातु में जुड़ रहा है अथवा शब्दों में जुड़ रहा है। और वहाँ अगर हमें पता ही नहीं है कि धातु होती क्या है, तो हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि कृत क्या होता है और तद्धित क्या होता है। यानी कि ये चीज़ वहाँ पर भी आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि धातु क्या है। क्या है धातु भाई, कोई बताएगा ज़रा, दिमाग में सोचो।
क्लास ऑनलाइन तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलाइए अपना दिमाग कि क्या आपको आ रहा है, क्या देखिएगा धातु क्या है, हम समझा देते हैं। धातु, सिंपल सी कहानी, क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहा जाता है। अब ये 2018 में आरपीएससी एलडीसी का जो रिवाइज पेपर हुआ था उसमें आया था कि क्रियाओं के मूल रूप को क्या कहते हैं या धातुएं क्या होती है। तो क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहा जाता है, ये इसकी परिभाषा है। क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। रटली परिभाषा, शाम को ही आ रही थी, पहले रटी हुई है। काम रटने से नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ आपको याद तो रखनी ही पड़ेगी कि भाई क्रियाओं का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। आपसे पूछ लिया कि धातु किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहेंगे। लेकिन प्रश्न है कि हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन क्रियाओं का मूल रूप है और उसमें से कैसे तय करेंगे कि धातु है या नहीं है। तो उसका एक तरीका मित्रों, हिंदी की जो सामान्य क्रियाएं होती है, सामान्य क्रियाओं से अभिप्राय, मैं दोनों तरीके के बता रहा हूं कि अगर आपको क्रिया से धातु बनाना या धातु है या नहीं इसकी पहचान करना है तो उसके एक सरल प्रारूप है हिंदी की सामान्य क्रियाएं। अब सामान्य क्रिया से मतलब क्या है? सामान्य क्रिया से अभिप्राय ये है कि ऐसा शब्द जिससे ये तो पता चले कि ये क्रिया है लेकिन हम उसके काल इत्यादि निर्धारित नहीं कर पाते, तो ऐसे शब्दों को सामान्य क्रियाएं कहते हैं। जैसे एक मैंने कहा चलना, आप यहाँ कह सकते हो कि चलना एक क्रिया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वर्तमान एक, भूतकाल एक, भविष्यकाल है। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि चलेंगे, चल रहा है, चल रहा था, तो चल रहा था तो आप कह रहे हैं कि भूतकाल है, चलेंगे तो आप भविष्यकाल कह रहे हैं, चल रहा हूँ तो वर्तमान काल की बात आप कर रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसे क्रिया रूप थे जिनसे आप काल बता रहे थे, वो सामान्य क्रिया नहीं है। सामान्य क्रिया से अभिप्राय है कि ऐसा क्रियापद जिससे किसी काल का पता नहीं हो, केवल काम का पता, क्रिया का पता चले। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, चलना, हंसना, दौड़ना, जागना, चिल्लाना, घबराना, शर्माना, ये इनसे क्या है, क्रिया का पता चल रहा है, लेकिन किसी काल का पता नहीं चल रहा है। ऐसी सामान्य क्रियाएं होती है। ये सामान्य क्रिया शब्द का अर्थ स्पष्ट कर रहा हूँ, समझ आई कहानी। अब देखो, सुनो, सुनना ही है, यहाँ देखने के लिए ही नहीं, सुनना है ना। तो ऐसे क्रियाएं या हिंदी की सामान्य क्रियाओं का ना शब्दांश हटा देने के बाद बचे हुए रूप को धातु कहा जाता है। ये क्रिया से धातु अलग करने की पहचान हुई कि क्रियाओं का सामान्य रूप कैसे हुआ। जैसे मैंने कहा चलना, अब चलना का अगर ना हटा दो तो चल क्या बच गई, धातु बच गई। जैसे आना का ना हटा दो तो आ क्या बच गई, धातु बच गई। यानी कि हिंदी की सामान्य क्रियाओं का ना हटाने के बाद बचे हुए रूप को धातु कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, चलना, इन सब का ना हटाओगे तो आ, जा, खा, पी, ले, दे से देना, खा से खाना, पी से पीना, सो से सोना, ये सब क्या है, धातुएं हैं। एक तरीका तो ये हुआ। अब मान लीजिए आपके सामने कोई शब्द आ गया और उसको पहचानना है कि ये धातु है या नहीं है, तो उसके दो तरीके समझिएगा। पहला तरीका ये है, हिंदी की कोई शब्द आपको अगर दिया है और ये पहचानना है कि वो धातु है या नहीं है, तो उसका पहला तरीका, एक अक्षर के जितने भी रूप हैं, अगर धातु की हम बात करें ना, धातु है या नहीं है, इसको पहचानने का एक तरीका है। क्योंकि जब परते जोड़ेंगे तो वहाँ देखना पड़ेगा कि भाई वो धातु रूप है या नहीं है। तो एक अक्षर के जितने भी रूप हैं, जैसे आ, जा, खा, पी, ले, दे, क्री, ध्री, मृ, ये इस तरह के, जैसे मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, मान लीजिए, समझिएगा आप लोग। परिभाषा तो आपने रट ली, याद कर ली कि क्रियाओं का मूल रूप धातु कहलाता है। अब धातु है या नहीं है इसको पहचानने का तरीका, अथवा क्रिया बनी है तो उससे वापस धातु अलग करने के तरीके में वापस समझा देता हूँ। पहला तरीका, धातु है या नहीं का पहला तरीका यह है, एक अक्षर के रूप और उनमें अगर परते जोड़ने की चर्चा होगी तो उनको धातु कहेंगे। क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे आ, जा, खा, पी, ले, दे, क्री, ध्री, मृ, जैसे मान लीजिए आप ही लिख रहे हैं, ये सारे क्या है, धातु रूप कहलाएंगे। इसलिए
आ से आना, जाना, खाना, पीना, लेना, देना, द्रि, धर, ये एक्चुअली क्या होता है, इसका जो री है ना वो आगे जाकर के अर बनता, अर या आर बन जाता प्रत्यय जोड़ने के कारण। इसलिए मैं बार बार प्रत्यय शब्द की चर्चा यहीं करने लग गया, क्योंकि वहाँ काम आएगा। क्री में ए ढूंढने से कर, तो कर में ना करना, ध्री में धर, धरना, धारण, है ना। उसी तरह मृ से मरण, मरना, मारना, ये आगे से आगे क्रियाओं के रूप परिवर्तित होंगे। तो एक अक्षर के जितने भी रूप हैं उसमें ना जोड़ने पर क्रिया बने चाहे नहीं बने, अगर उसको धातु और मूल शब्द में रखना तो आप कहाँ रखोगे, धातु में रखोगे। देखिए इनमें ना जोड़ने से क्रियाएं बन रही है, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जिसमें सीधे सीधे अगर आप ना जोड़ोगे तो क्रीना, ध्रीना, मृना आपको लग रहा है साहब ये क्रियापद कहाँ है। इसलिए मैंने पहले सरल प्रारूप में ये समझाया, एक अक्षर के जितने भी रूप हैं अगर उनको आपको ये तय करना है कि ये मूल शब्द है या फिर धातु है। देखो उपसर्ग प्रत्यय वाली कहानी अलग बन जाती है, मैं मूल शब्द और धातु शब्द की चर्चा पहचान करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर एक अक्षर वाले रूपों के लिए ये पूछा जाए कि बताइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम आएगा प्रत्यय में। वहाँ दो प्रकार के प्रत्यय होंगे, एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। आपको पहचानना होगा कि कौन सा कृत है, किस में तद्धित प्रत्यय है। तो उसमें सबसे पहले देखना यही पड़ेगा कि जो प्रत्यय जुड़ा है वो किस में जुड़ा है, क्या मूल शब्दों में जुड़ा है या फिर धातुओं में जुड़ा है। अभी मैं आपको धातु क्या ये पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। एक अक्षर के जितने भी रूप हैं ना जोड़ने से हिंदी की सामान्य क्रिया बन रही हो तो भी ठीक है, और ना बन रही हो तो भी ठीक है, वो धातु कहलाएगी, पहली बात। दूसरा, एक अक्षर के अधिक का अगर कोई रूप है, एक अक्षर से, ये सरल रूप में समझाने का तरीका है मित्रों, ध्यान देना। एक अक्षर के अधिक का कोई रूप है, अधिक का रूप, और फिर पूछे कि क्या वो धातु है या नहीं है, तो बिल्कुल सरल तरीका है, उसके अंत में ना की कल्पना कर लो। अगर ना की कल्पना करने से, यानी इन दोनों को मिलाने से वो हिंदी की सामान्य क्रिया बन जावे, हिंदी की सामान्य क्रिया बन जावे, यानी कि एक से अधिक अक्षर का कोई रूप है फिर उसमें अपन ना जोड़े, फिर ये दोनों मिलकर के अगर हिंदी की सामान्य क्रिया बन जावे तो वो जो ना जोड़ने से पहले का जो रूप था वो धातु है। ये पहचानने का तरीका है। जैसे चल से चलना, आ से, ये तो एक वाला हो गया, खा से खाना, सुनिए मेरी बात को। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने एक दो शब्द लिखे यहाँ पर, एक मैंने लिखा समझ और एक मैंने लिखा समाज। मैं आपसे पूछना चाहूँ कि समझ और समाज में से कौन सा धातु है? बिल्कुल सरल तरीका है, समझना क्रिया हो जाएगी, लेकिन समाजना कोई क्रिया होती है क्या? नहीं होती। इसका मतलब ये धातु नहीं है, ये क्या है? धातु है। ये पहचान करने का तरीका है कि वो जो शब्द है आपका ये धातु है या नहीं। हालांकि धातुएं देखो हलंत होती है, इनके अंत में हलचिंद रहता है। हम समझने का तरीका बता रहे हैं आपको केवल सरल प्रारूप में कि एक अक्षर का अगर कोई रूप है और उसको आपसे ये पूछा जाए कि वो मूल शब्द है या धातु, तो उसका तरीका यही है कि उसके अंत में ना जोड़ने से क्रिया बने चाहे नहीं बने, वो एक अक्षर वाला धातु में जाएगा। एक से अधिक का है, दो का, तीन का, चार का, तो उसका सरल तरीका यही है कि उसके अंत में ना की कर लो कल्पना। कल्पना करने की बात कह रहा हूँ, अभी पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। हालांकि प्रत्यय शब्द में अलग अलग जुड़ते हैं, चलना में ना नहीं आना होता है। अभी एक समझाने का तरीका है, जैसे चलना है तो चल में ना, चलना, चलना क्रिया हो गई, इसका मतलब चल धातु है। उठना, उठ धातु है कि नहीं है, तो उठना क्रिया बन रही है, इसका मतलब उठ धातु है। समझे मेरी बात को? उसी तरह जैसे मान लीजिए फेंकना, अब फेंकना क्रिया बन रही है, तो आप ये फेंक जो धातु शब्द है वो आपका क्या है? धातु है। ये इसका पहचानने का तरीका है। तो आप समझिएगा, इसको वापस सुनिएगा, नोट डाउन कर लेना आप लोग। हमने परिभाषा लिखी है कि क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहा जाता है। कोई भी शब्द धातु है अथवा नहीं है, इसको पहचानने का बिल्कुल सरल प्रारूप, एक अक्षर के जितने भी रूप हैं ना जोड़ने से क्रिया बने चाहे नहीं बने, धातु रूप में शामिल होगा। एक अक्षर के अधिक का अगर कोई रूप है तो उसके अंत में ना की कल्पना करके देख लें। अगर वो हिंदी की सामान्य क्रिया बन रहा है तो उसे धातु रूपों में शामिल किया जाएगा, नहीं तो वो धातु रूपों में शामिल नहीं होता। ये पहचानने का तरीका हुआ। अगला आता है मित्रों क्रिया के प्रकार, कि क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। अभी हमने केवल ये पढ़ा है कि क्रिया की परिभाषा क्या है और क्रियाओं का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु। धातु कैसे पहचानेंगे, इसका तरीका, और ये भी समझा दिया कि कहाँ कहाँ इसकी उपयोगिता होगी। क्रियाओं में तो होगी ही, साथ ही साथ
इनका प्रयोग हमारे प्रत्यय के प्रकरण में भी काम पड़ेगा। अब आता है क्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। तो मित्रों, क्रिया के प्रकार को लेकर के कई बार देखते बच्चे भ्रमित रहते हैं। क्रियाएं मूल रूप में दो ही प्रकार की होती है। आपसे ये सीधा प्रश्न करें कि क्रियाएं कितने प्रकार की, आप कहेंगे क्रियाएं दो प्रकार की होती है। क्रिया के प्रकार दो होते हैं, दो प्रकार की होती है, दो प्रकार होते हैं। नंबर एक अकर्मक और नंबर दो सकर्मक। यही दो भेद होते हैं क्रिया के। क्रिया के भेद दो ही होते हैं। देखो बात को समझना, आगे ये कहानी और बढ़ेगी, नहीं बनेगी, नई नई बातें आएगी। प्रश्न करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर मैं आपसे पूछता कि कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने हैं, संरचना के आधार पर कितने हैं, प्रयोग के आधार पर कितने होती हैं, काल के आधार पर कितने वर्गीकरण कर सकते हैं, वाच्य के आधार पर कितना वर्गीकरण कर सकते हैं, तो अलग अलग प्रश्न हो सकता है अलग अलग आधारों पर। वास्तव में क्रियाएं मूल रूप में दो ही प्रकार की होती है। अब आपसे सीधा प्रश्न किया कि क्रियाएं कितने प्रकार की, साहब दो। मूल रूप में क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, साहब दो ही प्रकार की होती है। क्रियाएं तो अकर्मक या सकर्मक। किंतु क्रिया वाले प्रकरण का, वर्ब वाले प्रकरण का विस्तार से विवेचन और विश्लेषण करने के लिए हम इन्हें कई अलग अलग आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। उसका हम अभी एक चार्ट बनाएंगे। अब ये बात पहले इसलिए समझा रहे हैं कि चार्ट बनाने के बाद हम अलग अलग टाइप्स करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसको अलग अलग भेद मान लें, वो एक पर्टिकुलर आधार पर हो सकता है। वास्तविक दृष्टिकोण से मूल रूप में क्रियाएं दो ही प्रकार की होगी, अकर्मक और सकर्मक। अभी दो प्रश्न में बोल रहा हूं, क्रियाएं कितने प्रकार की, दो, अकर्मक और सकर्मक। मूल रूप में क्रियाएं कितने प्रकार की है, दो रूप में। कौन कौन सी, अकर्मक और सकर्मक। अब अलग अलग तरह के प्रश्न बनेंगे तो हम इसको इस तरह समझ रहे हैं कि क्रियाएं मूल रूप में दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। किंतु क्रियाओं का विस्तृत विवेचन और विश्लेषण करने के लिए इन क्रियाओं वाले प्रकरण को हम निम्नलिखित आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। अलग अलग आधार पर विभाजन में कर रहा हूं, वो उसके प्रकार नहीं है, उस आधार पर उसके प्रकार हो सकते हैं। तो मैं इसको सब रब करके वापस लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा यहां से कि क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, दो। कौन कौन सी, अकर्मक और सकर्मक। अब इसके हमने एक पंक्ति बोली थी कि किंतु इनका विस्तार से विवेचन करने के लिए, विस्तृत रूप में विश्लेषण करने के लिए अलग अलग आधारों पर विभाजित करते हैं। तो किन किन आधारों पर विभाजित कर सकते वो मैं लिख रहा हूं। क्रिया का वर्गीकरण, क्रिया का वर्गीकरण बहुत काम की चीज है, यहां से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पहला है कर्म के आधार पर। अब देखो ये एक नया प्रश्न बन गया। अगर मैं आपसे सीधा पूछता कि क्रियाएं कितने प्रकार की होती है तो आप कहते साहब दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। मूल रूप में क्रियाएं कितने प्रकार की, आप कहेंगे साहब दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। परीक्षक ने क्या करा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया कि कर्म के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। सॉरी माफ चाहो। कर्म के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार बच्चे सोचते हैं तो सीधे पढ़ करके चल जाते हैं, क्रियाएं दो प्रकार की होती है, कर्मक सकर्मक। परीक्षक ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि कर्म के आधार पर बताओ, तो मित्रों कर्म के आधार पर भी वही दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। देखो क्यों है, क्योंकि आधार किसको बना रहा है, कर्म के आधार पर। यानी कि कर्म है तो सकर्मक और कर्म नहीं है तो अकर्मक। इसलिए कर्म के आधार पर पूछ लिया तो आपको वही दो भेद करने हैं। पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। अब भ्रमित नहीं होना है, यही दो भेद है। परीक्षक ने अलग अलग तरीके से प्रश्न कर लिया। देखो तीन प्रश्न बन गए, तीनों प्रश्नों के उत्तर लगभग एक ही है। क्रियाएं कितने प्रकार की, दो, अकर्मक और सकर्मक। मूल रूप में क्रियाएं कितने प्रकार की, तो भी वही उत्तर है, अकर्मक और सकर्मक। कर्म के आधार पर कितनी है, तो भी वही दो भेद है, अकर्मक और सकर्मक। लेकिन अब इनके फिर से उपभेद है। अब अकर्मक क्रियाओं के और सकर्मक क्रियाओं के उपभेदों के प्रश्न आते हैं, थोड़ा यहां से समझिएगा। अकर्मक क्रिया के उपभेद कितने होते हैं, यहां पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कई पुस्तकों में दो, कहीं तीन। हम उसको बड़े गंभीरता से समझ रहे हैं, इसको विशेष तौर पर देखिए। आपसे पूछा कि अकर्मक क्रियाओं के भेद कितने हैं। कर्म के आधार पर दो हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब उसमें पहला आ गया कि अकर्मक क्रियाओं के कितने भेद हैं। तो मित्रों अकर्मक क्रियाओं के भेदों की संख्या प्राथमिकता में
3 करनी है, और 3 नहीं है तो 2 करनी है। क्यों करनी है, क्या कारण है उसका मैं आपको समझा रहा हूं। अकर्मक क्रिया के 2 मूल रूप में 2 पार्ट करने हैं, मैं समझा रहा हूं आपको। हालांकि आपको भेदों की संख्या पहले 3 करनी है, 3 नहीं है तो 2 करनी है। एक होता है स्थिर अकर्मक और एक होता है गतिशील अकर्मक। अब ये 2 और 3 क्यों हो रहा है, इसको मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। एक है स्थिर अकर्मक और एक है गतिशील अकर्मक, और एक होता है अपूर्ण अकर्मक। अब क्या हुआ, देखो समझो इस बात को। अपूर्ण अकर्मक, कई विद्वान क्या करते हैं, जो स्थिर और गतिशील है ना, इसको एक ही नाम देते हैं पूर्ण अकर्मक। तो मुझे बताओ पहला पार्ट कौन हुआ, पूर्ण अकर्मक, और दूसरा कौन हुआ, अपूर्ण अकर्मक। समझना बात को, आपको क्या करना है मैं समझा रहा हूं। अकर्मक के कितने भेद है साहब, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 3 करना। देखो मैंने लिख दिया है, स्थिर अकर्मक, गतिशील अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। यानी प्राथमिकता में भेदों की संख्या 3 करनी है। मैं लिख देता हूं, प्राथमिकता में 3 उपभेद करने हैं, 3 उपभेद करने हैं आपको, और 3 मैंने लिख दिया है, स्थिर अकर्मक, गतिशील अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। अब 3 नहीं हो ना तो विकल्प क्या, विकल्प मैं लिख रहा हूं। विकल्प में का मतलब क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कि बोलो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बच्चों, अब कहीं करा को 3 तो है ही को नहीं, कुमाओ सिर था तो क्यों 3 कर जो, 3 है ही नहीं, क्या करो। हाँ, तो ऐसी स्थिति में विकल्प के आधार पर, कोई ऑप्शन नहीं है तो विकल्प के आधार पर अकर्मक क्रिया के 2 भेद करना है। और वो 2 भेद हम कौन से बताएंगे, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। लेकिन वहाँ एग्जाम में जब जाते हो तब आपको देख लेना है, क्योंकि परीक्षक अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है। स्थिर पूर्ण अकर्मक, गतिशील पूर्ण अकर्मक, कोई फर्क नहीं पड़ता है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण अकर्मक का ही पाठ हिस्सा बन गया है। कौन, स्थिर और गतिशील। तो वहां लिख दिया कि पूर्ण स्थिर अकर्मक बताओ, बात वही है भैया। स्थिर अकर्मक कह दो तो वही कहानी है, और पूर्ण स्थिर अकर्मक कह दो तो भी वही कहानी। इसमें होता क्या, ये चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी उपभेदों की संख्या को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। अकर्मक का भेद कितने साहब, पहले 3 करना। 3 कौन से गिनाओगे, स्थिर, गतिशील और अपूर्ण अकर्मक। अब हो सकता है ये इस तरह आ जावे, पूर्ण स्थिर अकर्मक, पूर्ण गतिशील अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। घबराने की जरूरत नहीं है। और जब 2 करोगे तो कौन से करोगे, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। ये ध्यान रखना है संख्या की दृष्टिकोण से। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के 2 भेद करने हैं आपको। एक करना है पूर्ण एक कर्मी, ये इस तरह आपको समझिएगा, पूर्ण एक कर्मी, यानी कि पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। आप इसको और चाहे तो सरल तरीके से समझ सकते हो, लेकिन यह भेदों की संख्या 2 ही रहेगी। पहला आप इसको समझ सकते हो पूर्ण सकर्मक, और दूसरा अपूर्ण सकर्मक। अब आपसे पूछा कि सकर्मक क्रियाओं के कितने भेद हैं, तो यहां पर इसकी तरह पूर्ण अपूर्ण फिर इस तरह 3 नहीं करना है, क्योंकि इसका एक कारण है, वो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं साहब, 2 होते हैं, एक तो पूर्ण सकर्मक और एक अपूर्ण सकर्मक। ये जो पूर्ण सकर्मक है इसके फिर से 2 भेद होते हैं, एक कर्मी और एक होता है द्विकर्मी। द्विकर्मी। अपूर्ण सकर्मक का एक ही भेद है, इसके कोई उपभेद नहीं हो रहा है। अब देखने में लग रहा साहब जैसे यहाँ पर आपने पूर्ण अकर्मक किया, फिर पूर्ण अकर्मक में 2 चीजें रखी, स्थिर और गतिशील, तो इसमें भी तो पहले 3 मान रहे, तो यहाँ पर भी 3 मानना चाहिए, ऐसा नहीं है। समझो बड़ी गंभीरता से, बड़े आराम से समझो, फिर समझा रहा हूँ मैं आपको। आपसे पूछे कि अकर्मक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, भैया 3 प्रकार की होती है अकर्मक। कौन कौन से नाम गिनाओगे, स्थिर या उसको पूर्ण स्थिर अकर्मक कह दो, 2 गतिशील अकर्मक या पूर्ण गतिशील अकर्मक, और तीसरा अपूर्ण अकर्मक। जब 3 नहीं हो तो 2 गिनाओगे, 2 कौन सा, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। अब उसके साथ भी और इसका रास्ता है, कभी कभी परीक्षक, देखिए हर टीचर की, हर पेपर सेटर की, हर परीक्षक की, हर भाषा के विद्वान की अपनी अपनी दृष्टि होती है, होती कि नहीं होती। मैं खुद इस बात को नहीं कहना चाहता हूँ, आप लोग कई सारी पुस्तकें पढ़ते भी हो, आप लोग अंधे भक्त तो हो नहीं, बड़े बच्चे हो,
हमने कई बार आपको कहा है कि आपको अंधे भक्त नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि घुमाऊ सर पढ़ा रहे तो वह सब ठीक है साहब, आपको भी अपना मूल्यांकन, अपना आकलन करना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के इसी स्थान पर, इसी मुकाम पर आप लोगों को खड़ा होना है। अगर आप टीचर की तैयारी करें तो वहाँ आपको इसे आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जब आपका रीट हो जाएगा या जो भी आप पेपर दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तो वहाँ पर आपको जाकर के ये भूमिका अदा करनी है। तो आपको अंधा भक्त नहीं बनना है, क्योंकि वहाँ पर आपके बच्चे भी तो आपसे 1000 तरह के क्लास में प्रश्न करेंगे। यहाँ तो मान लीजिए मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ऑफलाइन क्लास में हमारे सामने बैठे, कुछ समय बाद हम ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, हमारा एक इंस्टीट्यूट का ऐप भी आ रहा है, हम हो सकता है मेरे चैनल पे मैं ऑनलाइन क्लास लूँ, तो वहाँ पर जब आप लाइव क्लास के दौरान जब आते हो तो उस समय आप 1000 प्रकार के प्रश्न करते हो, सामने बैठे हो, आप शिक्षक की भूमिका में आपको बताना होगा कि कैसे कैसे प्रश्न करना है। मैं वापस आ रहा हूँ, बड़ा पेचीदा प्रश्न है हिंदी व्याकरण में क्रिया का, ये वाला। अकर्मक के भेद 2, पहले प्राथमिकता में 3 करना, 3 नाम गिना दी हैं। अब जब कभी कभी जब 2 संख्याएं करते हो तो 2 में क्या बताओगे, पूर्ण और अपूर्ण, लेकिन कभी कभी पूर्ण कर्म दो जो होता है पूर्ण और अपूर्ण नहीं बल्कि स्थिर और गतिशील भी मिल जाता है। तो आपको देख लेना है कि कौन से 2 भेद हैं। सकर्मक के 2 भेद करने, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। ये पूर्ण सकर्मक के 2 पार्ट भेद होते हैं, एक कर्मी और द्विकर्मी। कभी कभी ये स्थिर भी मिलता है, पूर्ण एक कर्मी, पूर्ण द्विकर्मी, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बात है। एक होता है अपूर्ण सकर्मक। ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा इसका वर्गीकरण है प्रयोग के आधार पर क्रिया का। प्रयोग के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। 5 उपभेद हम प्रमुख तौर पर इसके करते हैं, हालांकि कई किताबों में 8-8 मिलते हैं। अगर आपको संख्या पूछे कि प्रयोग या रचना के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती है तो आप 5 उपभेद बताओगे। हालांकि मैं और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे भेदों पर चर्चा करेंगे। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है इसका एलडीसी वाले में, जूनियर अकाउंटेंट में, पटवार में, जहाँ जहाँ ये क्रिया के प्रश्न हैं ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है। बाकी ये सारे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में तो बहुत सारे प्रश्न पूछ जाते हैं हिंदी वाले पेपरों में। नाम धातु क्रिया और सजातीय क्रिया, ये इसके प्रश्नों को हुआ। आपसे पूछ ले प्रयोग के आधार पर क्रियाओं के कितने भेद हैं तो आप क्या बताओगे मित्रों, 5 होते हैं। संयुक्त क्रियाएं पढ़ेंगे आगे विस्तार से, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त का मतलब एक से अधिक, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य में एक से अधिक क्रियापदों का आप प्रयोग कर लेते हैं लेकिन काम एक ही होता है, यानी एक से अलग अलग प्रकार की धातुएं, जैसे मान जाना चाहिए, हमें मान जाना चाहिए, हमें समझ जाना चाहिए। देखिए समझना, जाना और चाहना, 3 क्रिया धातु रूपों का प्रयोग आपने कर लिया, क्रिया रूपों का प्रयोग किया है, लेकिन आप इस वाक्य में कहीं जाओगे क्या? समझ जाना चाहिए, कहीं नहीं जाओगे, कुछ नहीं चाहते हो आप लोग, आपको केवल समझना है। यानी कि 3 अलग अलग धातु रूपों को कह दो, चाहे क्रिया रूपों की बात कर लो, क्योंकि क्रियाओं का मूल रूप धातु होता है, कई बार क्रिया होता है तो कई बार धातु होता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ वाक्य में एक से अधिक धातु अथवा क्रिया रूपों का प्रयोग होने के बावजूद भी काम केवल एक ही पूर्ण होता है, बात एक ही पूरी होती है, तो ऐसी क्रियाओं को संयुक्त क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। जैसे हमें सो जाना चाहिए, हमें जाग जाना चाहिए, आगे बढ़ना जागना पड़ेगा भाई, हमें जाग जाना चाहिए। अब मुझे बताओ भैया, आपको जागना है, केवल जाग जाना चाहना, कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं चाहोगे, वाक्य के मुताबिक जागना है। एक से अधिक धातु रूपों का प्रयोग कर रहे हो, काम एक ही पूरा कर रहे हो, इसलिए उनको संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। और विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, अभी केवल चार्ट बना रहे हैं, चार्ट नहीं रे, अरे चार्ट पकड़ने वाला नहीं, चार्ट ना, ग्राफ। प्रेरणार्थक, प्रेरणा देना, मोटिवेशन, मोटिवेट करना है। करता खुद काम नहीं करता है, प्रेरित करता है, दूसरे से करवाता है। एक तो मैंने कहा कि मोहन हंस रहा है, मोहन खुद ही हंस रहा भाई, लेकिन राम मोहन को हंसा रहा। देखो जी, अब मोहन अपनी मर्जी से नहीं हंसा है, मोहन को राम हंसा रहा है। पूर्वकालिक, कर्ता एक वाक्य में 2 क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है, एक काम को पूरा करके दूसरे काम की शुरुआत करता है। ऐसी स्थिति में जो पहले काम पूरा होता है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने नहाकर भोजन किया, राधा पूजा कर खाना बनाती है, राधा खाना बना रही है लेकिन पहले क्या कर रही है? पूजा। राम ने नहाकर भोजन किया, राम पहले क्या किया? नहाया, फिर भोजन किया। नाम धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धातु की जो भी परिभाषा बताई उसके
इसी का यहाँ पर भी बहुत बड़ा योगदान है। हमने पढ़ा कि क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं, और कोई भी शब्द धातु है कि नहीं है उसके पहचानने का एक तरीका था कि उसके अंत में आप ना की कल्पना कर लोगे तो उससे पता चल जाएगा कि वो धातु है या नहीं है, और उसको आप फिर क्रिया कह देते हो। जैसे चलने से चलना, चलाना, चलवाएंगे, चलेंगे, इस तरह की बहुत सारी आप क्रियाएं परिवर्तित कर लेते हो धातुओं से। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में जो भाव उद्घाटित होते हैं, जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उद्घाटित हो रहे हैं, हमें उनको अभिव्यक्त करने के लिए ठीक वैसी क्रियाओं की उपलब्धता नहीं रहती है। अर्थात जैसा विचार, जैसा भाव हमारे मन में, क्योंकि मानव जीवन है, मानव के हृदय में, मानव के मन में असंख्य प्रकार के भाव उद्घाटित होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा भाव अंदर आ रहा है, और हम लोग कई बार बोलते बोलते रुकते भी, सोचते हैं कि इसके लिए क्या बोलूं, आ तो ऐसा रहा है। तो जिस प्रकार के भाव उद्घाटित होते हैं उसी प्रकार के क्रियापद हमारे पास मौजूद नहीं होते। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, किसी दूसरे शब्दों को, यानी कि वो धातु रूप नहीं होता, वो क्रिया रूप नहीं होता, किसी दूसरे शब्द को तोड़ जोड़ जैसे करना। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आपने किसी संज्ञा शब्द को उठा करके भी उसको क्रिया की तरह प्रयोग कर लिया, आपने किसी सर्वनाम शब्द को, क्रिया के विशेषण शब्द को क्रिया की तरह प्रयोग कर लिया। यानी कि जब किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जो कि क्रिया नहीं है, अर्थात इनका कोई धातु रूप नहीं है, ये तो खुद अपने आप में एक अलग टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनको भी कभी कभी आप क्रिया की तरह प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसी बनी हुई क्रियाओं को धातु, नाम धातु क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राम ने मोहन की पुस्तक हथिया ली, राम ने मोहन की पुस्तक हथिया ली। इस वाक्य में हथिया लेना क्रिया है, लेकिन अब हथिया ली, इस हथिया ली में हाथ सबसे बनी हुई, क्योंकि हथियाना जो आप क्रिया बोल रहे हैं उसका कोई धातु रूप नहीं था, वास्तव में एक हाथ संज्ञा थी। आपने उस हाथ संज्ञा को के साथ या और ना जोड़ करके हथियाना क्रिया में परिवर्तित कर दिया। हमें गरीबों को अपनाना चाहिए, अपनाना, देखो क्रिया की तरह प्रयोग कर रहे हो, अपनाना चाहिए, लेकिन इस वास्तव में देखा जाए तो अपना तो एक सर्वनाम है, आपने पढ़ा है, निजवाचक सर्वनाम की तरह काम होता है। तुम पाठ्यक्रम दोहराओ, तुम पाठ्यक्रम दोहराओ। अब देखिए दोहराना क्रिया बनाइए, लेकिन इकरा, दोहरा, तिहरा विशेषण होते हैं। यानी कि कभी कभी हम हमारे विचारों की आवश्यकता के अनुरूप अन्य संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में परतें जोड़ करके जब क्रियाओं में परिवर्तित कर देते हैं तो ऐसी क्रियाओं को नाम धातु क्रिया के नाम से जाना जाता है। सजातीय क्रियाएं, सजाति से पता है एक ही जाति के, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है वाक्य में कि उस वाक्य का जो कर्म होता है वो वही होता है जिस धातु रूप से उस वाक्य की क्रिया बनी है। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया और कर्म दोनों एक ही मूल धातु से बने हुए रहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है या राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, खाता क्रिया है, क्या खाता है? खाना, ये कर्म है। अब ये खाना इस वाक्य में, खाना और खाता इस वाक्य में देखो खाना कर्म है और खाता इस वाक्य की क्रिया है, लेकिन दोनों का निर्माण खा से हुआ। खा प्लस ना से खाना कर्म बना इस वाक्य में और खा प्लस ना से खाता क्रिया बनी। राधा गाना गाती है, गाती क्रिया है, क्या गाती है? गाना। देखो दोनों ही किससे बने? गा से। भारत ने चीन से लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी, लड़ी क्रिया, क्या लड़ी? लड़ाई। अब लड़ाई भी लड़ना क्रिया से बनी है और लड़ी क्रिया भी लड़ धातु से बनी है। यानी कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया और कर्म दोनों एक ही प्रकार के, एक ही धातु रूप से निर्मित होते हैं तो ऐसी क्रियाओं को नाम, सजातीय क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। तीसरा वर्गीकरण है काल के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। वास्तव में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ काल के आधार पर। काल और वाच्य दो हम भेद लिखेंगे, काल के आधार पर और वाच्य के आधार पर। काल और वाच्य क्रिया के विकारक हैं। हम लोग इसीलिए कह रहे थे कि भेद नहीं बल्कि अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण है। वास्तव में क्रियाएं दो प्रकार की थी, लेकिन हम क्रिया को उससे जुड़े हुए सभी तत्वों का कैसे विश्लेषण कर लें, गहनता से उसका विवेचन और विश्लेषण कर लिया जाए, इसके लिए हमने इसे अलग अलग आधारों में बांटा है। काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं। भूतकालिक क्रिया, अब अगर आप काल पढ़ो तो भूतकाल कह दो और क्रिया पढ़ रहे हो तो भूतकालिक क्रिया कह दो, क्योंकि काल क्रिया का विकारक तत्व है। जिस तरह से संज्ञा के विकारक तत्व तीन होते हैं, लिंग वचन कारक। जिस तरह से विशेषण के विकारक तत्व दो होते हैं, लिंग और वचन। जिस तरह से सर्वनाम के विकारक तत्व दो होते हैं, वचन और कारक, उसी तरह से काल क्रिया का विकारक तत्व है। तो काल के आधार पर क्रिया के तीन वर्गीकरण होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया
और भविष्यकालिक क्रिया। फिर है वाच्य। वाच्य भी क्रिया का विकारक तत्व है। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये हमने क्रिया का विस्तार से विवेचन करने के लिए इन अलग अलग आधारों पर इनको विभाजित किया है। यहाँ से अब आपको कैसे प्रश्न पूछ ले, सारी बातें बता सकते। 10 से 15 प्रश्नों को हमने तैयार किया है। क्रिया की परिभाषा, क्रिया का मूल रूप, उसको पहचानने का तरीका, उसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ होगी, क्रिया के प्रकार कितने होंगे, 2 मूल रूप में कह दो, चाहे सामान्य पूछ लो, 2 ही होंगे, अकर्मक और सकर्मक। कर्म के आधार पर पूछे तो अभी वही 2 भेद है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक के पहले भेद 3 करना है, 3 कौन से, ये वाले 3 नहीं है तो 2 करना है। सकर्मक के 2 भेद है, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक के 2 रूप है, एककर्मी और द्विकर्मी। इनको पूर्ण एककर्मी, पूर्ण द्विकर्मी भी कहा जा सकता है। प्रयोग के आधार पर संयुक्त, प्रेरणात्मक, पूर्वकालिक, नाम धातु, सजातीय। काल के आधार पर 3 उपभेद, भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक क्रिया। और वाच्य के आधार पर भी 3 उपभेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहला हम आरंभ करेंगे मित्रों कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण, और ये कहानी मित्रों हम अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।